सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी में। आज दोस्तों 24 जुलाई है और आज के करंट अफेयर्स का जो भी द हिंदू का एनालिसिस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ओके, तो पहला जो टॉपिक था वो था आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का कैपिटल अमाउंट इस यूनियन बजट में जो पास हुआ है, इतना फंड आंध्र प्रदेश को मिला है टू डेवलप द अमरावती कैपिटल। ओके, तो इसको हम GS पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? The union budget spell a boost to Andhra Pradesh with a special financial support of 15,000 crore for the developing its capital Amravati, besides the assistance for the Polavaram irrigation project grant for the backward region. तो अभी अभी तो कल ही हमारा जो यूनियन बजट है वो पास हुआ है। तो आप सभी को आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी यूनियन बजट तो सेशन देखा ही होगा। उसमें जो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट को 15,000 करोड़ का फंड मिला है, जिससे वो लोग अपने कैपिटल अमरावती को डेवलप करेंगे, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है पोलावरम में उसको डेवलप करेंगे, एंड जो बैकवर्ड रीजन है उनको भी ग्रांट्स मिला है। ओके, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। So our government has made the concerted effort to fulfill the commitment in the Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state need for a capital, we will facilitate the special financial support through the multilateral development agencies. Okay, in the current financial year, 15,000 crore will be arranged with the additional amount in the future year. मतलब अभी उनको 15,000 करोड़ का ग्रांट्स मिला है। अगर फर्दर उनको कोई रिक्वायरमेंट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू help the Andhra Pradesh state to develop it. Then our government is fully committed to financing an early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for the Andhra Pradesh and वहाँ के फार्मर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है हमारे देश का, ये उसको भी फैसिलिटेट करेगा। अंडर दिस एक्ट फॉर promoting the industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railway, roads in the Koparthi node on the Visakhapatnam Chennai industrial corridor and the Orvakkal node on the Hyderabad Bangalore industrial corridor. तो ये सब तो बेसिक्स है, आप सभी इसको देखा ही होगा कल के। जो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो 3 इम्पॉर्टेंट ये फंड से, एक तो पहला उनका कैपिटल डेवलप होगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो बैकवर्ड है उनको भी ग्रांट्स मिलेगा। एडिशनल एलोकेशन भी हुआ है, विल बी प्रोवाइडेड दिस ईयर towards the capital investment for the economic growth. Grant for the backward region of the Rayalaseema, Parakasam and the North Coastal Andhra as stated in this act will also be provided. जो सेकेंड न्यूज़ है वो था फिनांस मिनिस्टर रिवाइसेस द पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब। इसको हम GS पेपर 3 डेट इज़ इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था, कल के यूनियन बजट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, इनका जो रिवाइज जो टैक्स स्लैब है उन्होंने अभी तक मेंटेन ही रखा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा गया था कि करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन द अनचेंज, दैट इज़ 5% ही है रेट ऑफ टैक्सेशन। The present slab of 3 to 6 lakh, that is the preliminary bracket liable to be the taxed, would now be revised upward to 3 to 7 lakh. ओके, देन की पॉइंट्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेशन एक्चुअली होता क्या है। टैक्स इज अ फिनेंशियल चार्ज और लेवाई इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर बाय ए स्टेट टू फंड वेरियस द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स. It builds a social contract between the citizen and the state and it is a compulsory payment. No one can refuse to pay it. देखिए एक्चुअली जो टैक्स है, आप सभी को पता होगा कि टैक्स ही हमारे सरकार का एक रेवेन्यू, एक सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया है। तो आप इसमें कोई भी जो इनकम टैक्स जो पेयर है वो नो वन कैन रिफ्यूज़ टू पे इट, दे हैव टू compulsory payment has to be done. Citizen part of the contract is to hold the state accountable. अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? तो टैक्स का बेस होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द
income or asset balance which is used to calculate the tax liabilities. Then tax liability formula is tax base multiply by the tax rate. So example tax base आपका है 7.5 लाख to 9 लाख, तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा. ओके. टैक्स बायंसी क्या होता है? टैक्स बायंसी मतलब इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ. कितना हमारे सरकार का जो टैक्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उनमें चेंजेस एंड हमारे जो जीडीपी में चेंजेस आया है, ये दोनों रिलेशनशिप को जो इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड एज द टैक्स बायंसी. व्हेन द टैक्स इज बायंट इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीमेंट इन द टैक्स रेट. Buoyancy is equal to proportionate changes in the tax revenue divided by proportionate changes in the GDP of the country. Okay. Tax elasticity की बात करें, it is referred to the changes in the tax revenue in response to changes in the tax rate. Changes could be positive or negative. Example, inelastic supply and elastic demand. Second, if the consumer is elastic, the consumer is a price sensitive also. Then impact क्या है, incidence कैसे होते हैं, what are the incidence and the impact of the taxation. Tax impact is what happened to the person from whom the tax is collected, whereas tax incidence reveal who is responsible for paying the tax. Okay, वाह कि like क्या what happens to the person from whom the tax is collected. एंड टैक्स इंसिडेंट का मतलब होता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स. द प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन वाइल द कंज्यूमर who pay the price to purchase a product will be the subject to the tax incidence. आप उम्मीद है कि आप सभी को समझ तो आ ही गया होगा. Then impact refer to the initial burden while incidence refer to the ultimate burden. Okay. देन अगर हम बात करें थर्ड न्यूज़ डेट इज़ द एंजल टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप नेक्स्ट. तो इसको भी हम जीएस पेपर इकोनॉमी से रिलेट करेंगे. तो ये बेसिकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंजल टैक्स होता क्या है. ये हमारे प्रीलिम्स हमारे मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा. तो एंजल टैक्स ये लेवाई होता है ऑन द कैपिटल रेज्ड वाया द इशू ऑफ शेयर्स by unlisted companies if the share prices of the issued share is seen in excess of the fair market value of the company. The excess fund which is raised at price above the fair value is treated as the income on which the tax is levied. अगर कोई कंपनी का एक्सेस फंड रेज हो रहा है जो फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा है तो उसमें उस कंपनी पे उस अनलिस्टेड कंपनीज पे एंजल टैक्स लेवाई हो जाता है. ठीक है. देन एंजल टैक्स एसेंशियली डिराइव इट्स जेनेसिस फ्रॉम द सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए कि समटाइम्स दे विल आस्क इन द प्रीलिम्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंजल टैक्स. और वो हमारे इनकम टैक्स जो एक्ट है दैट इज़ 1961 उसमें 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7B के अंडरगट में ये आता है. देन जो फिनांस एक्ट है 2012 का वो इंट्रोड्यूस करता है इस सेक्शन को इन द Income Tax Act, which tax any investment received by any unlisted Indian company valued above the fair market value by treating it as a income. Rate कितना है? That is 30.9% on the net investment in excess of fair market value. Objective क्या है? To deter the generation and the use of the unaccounted money. Okay. Thank you so much. If you have any queries, don't hesitate to call us on this number, or also you can follow us on the Instagram, Facebook ID that is Kurukshetra IAS Academy, and also you can mail us on this mail ID. Thank you so much for listening to today's class.